हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सारी क्लासेस देख रहे होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ देख भी रहे होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं जो क्लास में लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं वहाँ पर कि मैम हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर उसे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसे क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं उस संदर्भ में जो पढ़ाया गया है, तो आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं स्टूडेंट। और रही बात, ये क्लासेस जो है अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये क्लासेस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं रटवा रही हैं बल्कि आपकी एक समझ भी विकसित कराते हुए चल रही हैं, ताकि आप चीज़ों को क्या करें, जोड़ सके। जब आप में जोड़ने की कला आ जाएगी तो आप चीज़ों को बेहतर समझने भी लगेंगे। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि जो मैं लेक्चर ले रही हूँ उसमें सिर्फ दौड़ा नहीं जाए, भागा नहीं जाए, बल्कि थोड़े आराम के साथ ही सही, थोड़ा विलंब भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, इससे हमारी चीज़ों पे कमांड होगा। आपको मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग मेरे साथ जो है मध्यकालीन भारत की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के पूरे लेक्चर जा चुके हैं। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है वो, तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे जाके देखिए, फिर आप खुद भी पढ़िए और आपको खुद ही लगेगा कि मैडम ने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो चीज़ें किस तरह से रिलेवेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो कोशिश कीजिए कि ओल्ड लेक्चर्स भी जा करके आप ज़रूर देखें। इसके साथ ही मुगल इंडिया आपका शुरू हो चुका है और मुगल इंडिया में भी हम लोग अब लगभग लास्ट पर आ चुके हैं स्टूडेंट, क्योंकि मुगल इंडिया की जो आपकी क्लास जा चुकी है उसमें हम लोगों ने बाबर कर लिया है, हुमायूं कर लिया है, शेर शाह का पीरियड हम लोगों ने देख लिया है, अकबर को कर लिया है। तो आज की जो आपकी क्लास है वह किस पे होगी, वह होगी जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों के ऊपर आपकी आज की क्लास होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। जहांगीर का जो शासनकाल है स्टूडेंट 1605 से लेकर के हम देखते हैं 1627 तक वह मुगल एम्परर रहता है, मुगल शासक बनता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जहांगीर जो है उसके साथ एक बहुत बड़ी गलती, वो अपने पिता के समय भी क्या करता है, विद्रोह कर देता है अकबर के समय ही। और अकबर के एक बहुत ही प्रिय मित्र थे और बहुत ही प्रकांड विद्वान जिनका नाम था अबू फजल, उसकी भी ये हत्या करवा देता है, अपने दोस्त थे इनके बुंदेला सरदार वीर सिंह के माध्यम से। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि जब अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर जब शासक बनता है तो उसने क्या क्या काम किए, क्या उपलब्धियां रही हैं उसके शासनकाल की, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। एक चीज़ बड़ी गंदी ये भी थी कि मुगल काल में, देखिए मुगल काल जो था, मुगल काल ही नहीं, जितने भी स्पेशली राजा महाराजा राजसी ठाट बाट आप तो जानते ही हैं, तो उसमें क्या था, मदपान जो होता है, शराब पीने का शौक बहुत ज़्यादा ही लोगों को लगा रहता है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो शराब का शौक है, सिर्फ वहाँ के मेल को ही नहीं, जो मुगल हरम होते थे जहाँ पे महिलाएं बच्चे बुजुर्ग औरतें रहती थीं, वहाँ पर भी जो है हरम की महिलाएं भी बड़ा शौक से जो है वो शराब का सेवन करती थीं। ये उनका चॉइस था खैर। मगर मैं आपको बता दूं कि रही बात अकबर की, तो अकबर के 3 बेटे थे स्टूडेंट, आप देख लीजिए। उसके एक बेटे का नाम था दानियाल, और एक बेटे का नाम था मुराद। इन दोनों की ही मृत्यु अकबर के शासनकाल में ही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये लोग अत्यधिक शराब पीते थे। उसके बाद बचा कौन? जहांगीर बचा स्टूडेंट। और जहांगीर जो है, अकबर की मृत्यु जब 1605 में होती है, तो उसकी मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है। एक चीज और याद रखिएगा, जहांगीर जो हम बोल रहे हैं, आपको मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि अकबर जो है सलीम चिश्ती जो है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित सूफी हैं, उनका बहुत बड़ा भक्त था। और फतेहपुर सिकरी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सलीम चिश्ती का दरगाह भी मिलेगा, उसी प्रेमाइस में बना हुआ है स्टूडेंट। तो वो उनका बहुत बड़ा भक्त था। अकबर को बेटे नहीं हो रहे थे, उसने बहुत मिन्नतें मान करके जो है उसे सलीम हुआ, तो उसने जो है अपने बेटे का नाम उन्हीं के नाम पर सलीम रखा। सलीम चिश्ती से वो बहुत प्रभावित था, उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम भी इसने रखा। जब यह बादशाह बनता है तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से यह शासक बनता है स्टूडेंट। जब यह शासक बना, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि वह कौन सा मुगल एम्परर था जिसने जो है न्याय की क्या कहते हैं प्रसिद्ध जंजीर जो है लगवाई थी। तो ये और कोई नहीं था, जहांगीर था। जब यह गद्दी पर बैठा
तो इसने शाहबुर्ज जो था यमुना नदी के किनारे, वहीं पर जो है इसने क्या किया था स्टूडेंट, नाई की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। इसमें 60 घंटियां थी और इसमें 12 घोषणाएं लिखी हुई थी स्टूडेंट। जहांगीर का जन्म 3 अगस्त 1569 को हुआ और फतेहपुर सिकरी में ही हुआ, जैसा कि मैंने बताया। और यह जो है किसका पुत्र था, यह राजा भारमेल की पुत्री, जिनसे शादी हुई थी अकबर की जब वो अजमेर के विजिट पर जा रहा था मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो मैंने बताया था आपको। तो उन्हीं की बेटी थी, उनका नाम था मरियल उज जमानी, उन्हीं के गर्भ से इसका जन्म हुआ था स्टूडेंट। और इसके मुख्य शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम के बारे में भी मैंने लास्ट में बताया था कि अब्दुल रहीम कौन थे, बैरम खां के बेटे थे। देखिए ये आपसे पूछेगा नहीं, मगर आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता देती हूँ कि ये बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है तो अकबर ने उनकी वाइफ से शादी कर ली, जो विडो थी, और उनके बेटे को क्या किया, संरक्षण दिया। जानबूझ के ये शादी की गई थी ताकि अब्दुल रहीम के परवरिश में कोई कमी नहीं आए, क्योंकि बैरम खान ने मुगल साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया था। तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वह जहांगीर के क्या थे, शिक्षक थे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम इतना पर्सनल डिटेल में थोड़ा क्यों जा रही है, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कई बार आपसे पूछ देता है कि खुर्रम कौन था, खुसरो कौन था, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सलीम का जब पहला विवाह हुआ था 1585 में, तो यह आज आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी मान बाई के साथ हुआ था। और इनसे जो इनका बेटा हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं, खुसरो नाम से जानते हैं। सलीम का दूसरा जो विवाह हुआ था उदय सिंह जो थे मारवाड़ के, उनकी पुत्री जगत गोसाई, जिनको हम लोग जोधाबाई कहते हैं, उनके साथ हुआ था। और इसी से खुर्रम का जन्म हुआ था। खुर्रम कौन बना स्टूडेंट, खुर्रम जो हम जिसे बाद में जानते हैं शाहजहां के नाम से, वो खुर्रम है ना। तो हम देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, खुसरो पहला भाई है, मतलब पहला बेटा है, और ये दूसरा है ना। क्या था कि मानबाई जो थी वह सलीम के अत्यधिक मद्यपान के सेवन करने के कारण बहुत डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने फाइनली क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली थी स्टूडेंट। और हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद, वैसे तो दोनों बेटे ने जहांगीर के जो है विद्रोह किया, लेकिन जो सबसे पहला विद्रोह किया वह खुसरो ने किया। बाद में हम देखते हैं 1626-27 में जो है खुसरो जो है, खुर्रम जो है वो विद्रोह करेगा। और मैंने जैसा बताया था आपको अबू फजल के बारे में, अबू फजल जो है उन्होंने क्या लिखी थी, तबकाते नासरी लिखी थी। और इन्होंने ही जो, इनकी हत्या किसने करवा दी, जहांगीर ने करवा दी। क्यों करवा दी, वीर सिंह बुंदेला को कहा कि आप क्या करें, अबू फजल को क्या कर दें, मार दे। ऐसा क्यों कहा, उसको विद्वान से क्या इतनी परेशानी हो गई थी। तो कारण है स्टूडेंट, अबू फजल को इसने इसलिए मरवाया क्योंकि इसका मानना था कि यह जो है इसके पिता यानी कि अकबर पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता है, इसे स्पेस नहीं देता है। और दूसरी बात ये थी कि ये मानता था कि इसके पिता के जो कान इसके विरुद्ध भरे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अबू फजल का बहुत बड़ा हाथ है। इसी के कारण जो है इसे वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर ने मरवा दिया था स्टूडेंट। सॉरी, अकबरनामा इन्होंने लिखी थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। अकबरनामा, अकबरनामा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अकबर के समय को जानने के लिए, अकबरनामा। और जिस तरह से मैंने कहा था तबकाते नासरी, वह निज़ामुद्दीन अहमद की किताब का नाम है स्टूडेंट, तबकाते नासरी। तो चलिए अब ये हम इसके आगे जानते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके दो बेटे खुसरो भी जो है विद्रोह करेंगे और खुर्रम भी विद्रोह करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जहांगीर जो है शासक बनता है, तो जो सबसे पहली घटना होती है स्टूडेंट वह क्या था, वह था गद्दी पर बैठने के साथ 1606 में इसके बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जो कि मानबाई के बेटे थे। और इसके अलावा भी कई सारे जो है विद्रोह हुए। विद्रोह क्या मतलब, कुछ ना कुछ क्लैशेस हुआ। हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पे ही आपने देखा था कि अकबर के समय में जो अमृतसर का जो तालाब वाला एरिया है और इन सब चीज़ों को जो ये सब चीज़ें थी, वह अकबर ने खुद ही गिफ्ट किया था सिख गुरुओं को, है ना।
लेकिन इसके आते आते, जहांगीर के आते आते जो है सिखों के साथ मुगलों का संबंध खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? हम देखते हैं कि जब खुसरो का विद्रोह हो रहा था स्टूडेंट, इस समय जो है पांचवें गुरु जो थे सिखों के, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया खुसरो को। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने एक शहर बसाने का सोचा था, और वो शहर था स्टूडेंट, एक शहर बसाने का सोचा था, बसा रहे थे, जिसे मुगलों ने अनुमति नहीं दी थी। इन सब चीज़ों को लेकर के इनके बीच में क्या था, मतभेद था। और क्योंकि एक तो इनके बेटे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, मगर ऐसी भी बात नहीं थी। लेकिन जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने जो है उनको आशीर्वाद और आर्थिक सहायता देने के कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया और उन्हें फांसी दे दी और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। अगर हम बात करें इन पांचवें गुरु अर्जुन देव की, इनकी समाधि जो है लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर स्थित है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट स्टेप इसने उठा लिए ना। अब ऐसे तो मानसिंह भी जो थे वह जो है खुसरो को सपोर्ट कर रहे थे, खाने आजम भी सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें तो नहीं मारा इसने, लेकिन इनके ऊपर इसने सख्त कार्रवाई कर दी। यहाँ से हम देखते हैं सिखों के साथ लगातार आप देखेंगे कि इन लोगों का संबंध खराब होते जाता है मुगलों का। और हम बात करें खुसरो और जहांगीर के बीच एक युद्ध होता है, और यह होता है भैरावल नामक स्थान पर 1622 भैरावल नामक स्थान पर होता है, जहां पर खुसरो की हार हो जाती है। इसे कैदी बनाया जाता है। बाद में शाहजहां जो है किसी हत्यारे के द्वारा इसकी हत्या करवा देता है। इस तरह से खुसरो का जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, वह खत्म हो जाता है। अगर अब बात करें साम्राज्य विस्तार की, कि जहांगीर के टाइम पे उसने क्या साम्राज्यवादी नीति अपनाई, तो हम देखते हैं साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में एक मेवाड़ का प्रांत था स्टूडेंट। जहांगीर ने बहुत कोशिश की कि उसको क्या किया जाए, मिलाया जाए। उसने 1605 में, उसके बाद जो है 1608 में, 1613 में, उसके बाद कई बार जो है इसने अभियान भेजे, लेकिन कोई मामला सेटल डाउन नहीं हुआ। अंततः 1615 में जो है राणा अमर सिंह, जो कि यहाँ के शासक थे, और मुगलों के बीच में एक संधि हो गई। राणा अमर सिंह और जो मुगलों के बीच में संधि हुई थी, उसमें जो मेन क्लॉज था स्टूडेंट वह यह था कि राणा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे करण को मुगल के दरबार में भेजा था, और इसके एवज में जहांगीर ने यह किया कि उसने जो है जितने भी भू क्षेत्र थे उनके, उसको जो है उन्हें वापस कर दिया। साथ ही चित्तौड़ का किला भी वापस कर दिया, लेकिन सिर्फ शर्त ये रखी कि आप जो इस किले का जो है सुदृढ़ीकरण वगैरह कोई भी कार्य आप हमसे बिना पूछे नहीं करवाएंगे। राणा अमर सिंह जो थे वह इस संधि से इतने आहत हुए थे, क्योंकि देखिए 1605, 8, 13, फिर जाके 15 में जाके कहीं उन्होंने आधिपत्य स्वीकार किया था, और वो भी जब स्वीकार किया तो वो मुगल दरबार में गए नहीं। तो वो इतना इससे अपमानित फील कर रहे थे कि उन्होंने आत्मग्लानि से अपना सिंहासन ही अपने बेटे के पक्ष में त्याग दिया, और फिर नौचाकी जाकर के वह एकांत स्थान पर अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरह के वो राजा थे। और आपको मालूम है कि चित्तौड़ का जो किला है वो अभेद माना जाता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं कि जहांगीर ने बाद में राणा अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह की जो मूर्तियां हैं उनके सम्मान में बनवाई संगमरमर की, और उसे अपने राजमहल का जो बगीचा था उसमें स्टैब्लिश करवाया। तो इस तरह के लोग होते थे उस समय। देखिए कि अगर कोई हार भी रहा है तो उसकी इज्जत है, और अगर कोई हार भी जा रहा है तब भी उसमें क्या है, डिग्निटी है ना। और जो मतलब एक प्रोसेस है, हमें ये चीज़ें इतिहास क्या सिखाती है, इतिहास यही तो सिखाता है कि हम किस तरह से एक अच्छा बर्ताव कर सकते हैं या सम्मान दे सकते हैं। आज के टाइम पे जिस समय विरोधियों को बहुत नीचा गिराने की चीज़ें होती हैं, अगर आप ही की क्लास में कोई क्लासमेट हो, कोई कमज़ोर हो, तो हम उसे बहुत हीन भावना से देखते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। चलिए खैर, ज्ञान की बातें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर भी दिक्कत होगी। चलिए अब बात करते हैं हम दक्षिण के बारे में। अगर हम बात करें तो
खुसरो तो मारा जा चुका है स्टूडेंट, अब बचा कौन है? खुर्रम, जो कि शाहजहां बनेगा बाद में, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि 1617 ईस्वी में खुर्रम को जहांगीर क्या करता है, बहुत सारा अभियान किया। उसके बाद इसने अहमदनगर अभियान पर इसको भेजा, और फिर उसके बाद बीजापुर के जो शासक थे उनकी मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों के बीच में संधि हो गई। जहांगीर ने इस संधि के फलस्वरूप ही खुर्रम को किस चीज की उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि दी। ये बात इंपॉर्टेंट है। और बीजापुर के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था, उनको फरजंद पुकारा। फरजंद का मतलब होता है स्टूडेंट बेटा, उर्दू अरबी का वर्ड है। फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटा होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और उसको लाहौर के किनारे ही शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैडम इसके साथ तो कुछ दो कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। एक है नूरजहां का, और दूसरा मामला आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, अनारकली। मुगल आजम तो देखा ही होगा आप लोगों ने, तो अनारकली आपको ज़्यादा याद आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अनारकली से संबंधित जो कहानी है, इन सभी का जो है जिक्र जो है स्टूडेंट, इसका जिक्र जो है अंग्रेज यात्री आए थे विलियम फिच, उन्होंने ही सिर्फ किया है। इसके अलावा हमें इसकी कहानी का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। और इसमें उन्होंने यहाँ पे किया गया। और इसके अलावा जहांगीर ने अपनी जो इनकी प्रेयसी थी अनारकली, उनके लिए 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई थी, जिस पर उन्होंने एक अभिलेख भी लिखवाया था। और वो बड़ा माना जाता है कि ये जहांगीर का ही अभिलेख है जिसकी प्राप्ति होती है। और उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत तक अल्लाह को धन्यवाद देता। तो ये एक मतलब कहा जाता है कि अनारकली की घटना कहीं ना कहीं सही रही होगी, क्योंकि विलियम फिच भी इसका जिक्र कर रहे हैं, और एक हमें कब्र मिल रही है जहां पर ये चीज़ें लिखी गई हैं, और माना जाता है ये जहांगीर का ही लिखा हुआ है। दूसरी बात अगर हम करें, हम देखते हैं 1621 में, 1605 को ये शासक बनता है। 1621 में जो है जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके बाद उसे जो है शाहजहां के विद्रोह का सामना करना पड़ा 1623 में स्टूडेंट। 1626 में इसे महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इसके पास इतना पर्याप्त समय ही नहीं था कि अब क्या करे, वो दक्षिण जाए। अगर आप आगे पढ़ेंगे जब औरंगजेब के बारे में, तो जब वो दक्षिण गया तो दक्षिण में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको उत्तर भारत में आने का मौका ही नहीं मिला, और फाइनली उसकी कब्र कहाँ है? दक्षिण भारत में ही मिलती है आपको। तो अब हम बात करें धार्मिक, जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी। देखिए यह किसका बेटा है? यह अकबर का बेटा। अकबर, जितना आपने पढ़ा और जितना मैं जानती हूँ, अकबर एक लिबरल किंग था, उदारवादी था, और सभी धर्मों को साथ लेके चलने का उसका प्रयास था। यही कारण है कि उसके समय में जो कट्टरवादी तत्व थे, उन्होंने हमेशा अकबर का विरोध किया। तो हम देखते हैं जहांगीर भी जो था वो धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु, यानी कि नफरती टाइप का आदमी नहीं था जहांगीर भी। और इसने जो है पहली बार 1612 में रक्षाबंधन का त्यौहार भी सेलिब्रेट किया, अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई, और जहांगीर ने दिवाली के दिन जो जुआ खेला जाता है उसकी इजाजत भी दी। उसने कहा कि नहीं, इन लोग का क्या है, इन लोग की संस्कृति, इनका रिचुअल है, उसे हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों पर को बहुत सारा दान देता था। इसका वर्णन हमें कैसे मिलता है? यह वर्णन हमें मिलता है वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध है, वहां पे बहुत सारे लेख हैं। और इसके अलावा अकबर द्वारा जारी गौ हत्या निषेध की परंपरा को इसने जारी रखा। अकबर ने अपने समय में गौ हत्या निषेध की परंपरा जारी की थी, इसको इसने कंटिन्यू किया। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू थे, उनको जज बनाया। कारण क्या था कि इनका मानना था कि जो हिंदू जनता है उनको भी सहूलियत हो, उनको मुसलमानों के ऊपर निर्भर ना करना पड़े, इसलिए उसने जो है श्रीकांत नामक व्यक्ति को जज बनाया। स्टूडेंट, जहांगीर ने एक नई प्रथा भी चलाई, और ये बहुत फैशनेबल भी माने जाते हैं जहांगीर जो है। यह जो है पुरुषों का, जो अभी देख रहे हैं आप, कान छिदवाना, मूल्यवान रत्न पहनना, जहांगीर ने उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया। यह खुद भी इस चीज को पसंद करता था। इसके अलावा जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया, और उन्हीं के संरक्षण में सूरदास ने सूरसागर की रचना भी की। स्टूडेंट, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी।
इसके अलावा हम देखते हैं, अगर बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि उसने न्याय की जंजीर बनवाई, तो माना जाता है कि जहांगीर के व्यक्तित्व का दो दो महत्वपूर्ण पक्ष था। वह यह था कि वो एक तरफ तो बहुत न्यायप्रिय है और दूसरी तरफ ये था कि बहुत ज़्यादा मदिरा पान करता था। कहा जाता है अधिक शराब क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है। लास्ट में आप देखेंगे कि इतना ये शराब में डूबा रहता था, ये कहता था कि एक कप जो शराब होती है उसके लिए मतलब वो डूबा ही रहता था। यही कारण है कि बाद में नूरजहां का गुट जो है वो हावी होता है स्टूडेंट। मुगल काल में हम देखते हैं कि पिता के शासन काल में ही जो बेटे विद्रोह कर देते थे, इस प्रथा की शुरुआत भी किसके समय से होती है, जहांगीर के समय से ही होती है। अब आपने देखा, मैंने जब पढ़ाया कि अकबर के समय जहांगीर ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जहांगीर के समय उसके दोनों बेटों खुसरो और खुर्रम, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। अब शाहजहां के टाइम पे उसके बेटे विद्रोह करेंगे, तो ये आप देखते जाएंगे, ये एक पैटर्न ही फिक्स बन जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, इसका क्रेडिट दिया जाएगा जहांगीर को। जहांगीर के शासन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, वह क्या है स्टूडेंट, कैप्टन हॉकिंस जो है वह भारत आता है कंपनी का प्रतिनिधि बन करके, और उसके बाद सर थॉमस रो भी आते हैं 1615 से 19 के बीच में, जो अंग्रेजी सम्राट जेम्स के दूत बन करके आते हैं। आपको मालूम है कैप्टन हॉकिंस जो है वो बहुत ही अच्छी फारसी बोलता था, कई सारी भाषाएं आती थी, उससे इम्प्रेस हुआ जहांगीर, इसलिए उसने 400 का उसे मनसब दिया और इसे फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि भी दी। इसके अलावा जहांगीर ने निसार नाम का एक सिक्का भी चलाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जहांगीर के बारे में हैं। अब हम बात करेंगे नूरजहां गुट। इंटरेस्टिंग यही है ना, आप सोचते होंगे कि मैडम जो है नूरजहां के बारे में कुछ नहीं बता रही है, नूरजहां आ गई, अब इनके बारे में भी जान लीजिए। नूरजहां से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हम जानते हैं वह क्या है, इनके द्वारा बनाया गया जुनता गुट। और इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे इनके पिता एतमदौला, माता थी इनकी असमत बेगम, भाई थे अशफाक खां और शहजादा खुर्रम जो थे वह इसमें सम्मिलित थे। अगर हम बात करें नूरजहां का, तो माना जाता है इनके बचपन का नाम क्या था, मेहरुन निसा था। नूरजहां के पिता गयास बेग, जिन्हें एतमादुल्ला की उपाधि जहांगीर ने दी थी, और माता असमत बेग जो थे, ये लोग फारस के रहने वाले थे। अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में आते हैं। नूरजहां और जहांगीर का विवाह जो है 1611 में होता है, और उस विवाह के बाद ही मेहरुन निसा को नूरजहां कहा जाने लगता है। माना जाता है कि नूरजहां अली कुली खां एक अफगान थे, उनकी पत्नी थी। किसी शायद इतिहास इसमें मतलब ऐसे इसकी पुष्टि नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि कहीं जहांगीर ने ही उसकी हत्या करवा दी और बाद में नूरजहां से शादी कर ली। कितनी हकीकत है ये कोई नहीं बता सकता, ये कहानियां हैं। मगर नूरजहां की बेटी भी थी शेर अफगान से, उसने अपनी उस बेटी की शादी 1621 में शहजादा शहरयार के साथ करवा दिया था। और नूरजहां जहांगीर के साथ जो है हम देखते हैं कि वह झरोखा दर्शन देती थी स्टूडेंट। सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका नाम भी होता था, और इसके अलावा शाही आदेशों पर बादशाह के साथ साथ उसका हस्ताक्षर होता था। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि वो पैरेलल जा करके क्या कर रही है, पूरी रॉयल्टी एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह जो है वो सारे पावर को यूज़ कर रही थी। एक्चुअली यूज़ नहीं कर रही थी, अगर हम इस सेंस में बोले कि उसका पति क्या था सलीम, वो बहुत ही बड़ा शराबी था, उसको बहुत ही मदिरा पान करना पसंद था, तो वो बड़ा मुतमईन रहता था। मुतमईन का मतलब होता है कि बड़ा मतलब रिलैक्स रहता था कि चलो नूरजहां तो देख रही है, तो जब नूरजहां उसका सारा काम कर रही है तो क्यों नहीं कहेगी कि मेरा जो है आप क्या करें, सिक्कों पे मेरा नाम लिखवाएं, झरोखा दर्शन मैं भी दूंगी, हाँ हस्ताक्षर मैं भी करूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब तक आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं, जहांगीर का मामला जो है वो खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां के काल में क्या चीजें हुई, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही, क्या क्या संकट आए। हम देखते हैं शाहजहां का जन्म जो है लाहौर में होता है स्टूडेंट 5 फरवरी 1592 को।
और यह जो है मोटा राजा की पुत्री थी, उदय सिंह की पुत्री थी। उनका नाम था क्या? जगत गोसाई, जिनसे शादी हुई थी जहांगीर की, उनके गर्भ से होता है। शाहजहां का विवाह जो है 1612 में होता है आसफ खां की पुत्री बानू बेगम से, जो बाद में इतिहास में किस नाम से जानती है? मुमताज महल। मुमताज महल यानी मलिका इस जमानी के नाम से जानी गई। शाहजहां के मुमताज महल से टोटल 14 बच्चे हुए थे, लेकिन उसमें जो सरवाइव करते हैं, जो जीवित होते हैं, वह कितने थे स्टूडेंट? उसमें 4 इसके बच्चे, 4 पुत्र बचे और 3 पुत्रियां बची। नाम क्या क्या है? नाम जानना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जहां शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होगा, यानी कि कौन नेक्स्ट राजा बनेगा, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उस युद्ध में हर बहनों ने अलग अलग भाइयों का साथ दिया था, तो इसीलिए जानना जरूरी है। देखिए, एक तो जहां आरा थी, दूसरा थे दारा शिको, रोशन आरा, फिर औरंगजेब, फिर मुराद बख्श, फिर गौहर आरा, फिर शाह शुजा। कितने हो गए? 3 3 6 7 बच्चे, है ना। तो 4 लड़के 3 लड़कियां थी। तो हम देखते हैं ये इसके बच्चे थे। शाहजहां का जो अंतिम जीवन है ना, वो बड़ा कष्टपूर्ण गया। क्यों? क्योंकि देखिए, जो पैटर्न सलीम ने शुरू किया था, वो पैटर्न क्या था कि पिता के राज में ही विद्रोह कर देने का, है ना, सत्ता के लिए। तो यही पैटर्न जो है शाहजहां के टाइम पे भी हुआ। उसके चारों बेटों के बीच में घमासान युद्ध हुआ उत्तराधिकार को लेकर के, और जिसमें जो है औरंगजेब लास्ट में विजयी रहता है। और विजय रहने के बाद जो है, क्योंकि उसका पिता जीवित है, अब पिता के जीवित रहते कोई शासक कैसे बन सकता है, तो उसने क्या किया? अपने पिता को क्या कर दिया? कैद करवा दिया किले में। तो उसने अपने पिता को कैद करवा दिया। तो हम देखते हैं उसका जो आखिरी समय था शाहजहां का, लास्ट 8 साल जो थे, वह बहुत ही क्या होते हैं स्टूडेंट? कष्टपूर्वक गुजरते हैं। किले में वह एक बंदी की तरह रहता है, जहां पर उसकी बेटी जहांरा उसके साथ रहती है और उसकी सेवा भी करती है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में हुई। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो इन्हें ताजमहल में उनकी पत्नी के निकट ही दफना दिया गया। सोचिए, एक बड़ा किंग है ना, शाहजहां, जब वो मरा तो उसे जो उसके नौकर थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनसे दफनाया गया था। कोई उस तरह का रॉयल रिचुअल्स नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि इनका जो बेटा है दारा शिको, वह शासक बने, लेकिन औरंगजेब एक सक्सेसर युद्ध यानी उत्तराधिकार के युद्ध में क्या हो गया? सफल रहता है। अब हम बात करते हैं शाहजहां के टाइम पर क्या क्या विद्रोह हुए। तो हम देखें कि पहला विद्रोह कब होता है? 1628 में बुंदेला नायक जुझार सिंह का था। फिर शाहजहां के टाइम पे दूसरा विद्रोह होता है, उसके एक अफगान का खाने जहां लोदी ने किया था स्टूडेंट। मुगल बादशाहों में जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का अधिकार दे रखा था, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया? बहुत उद्दंडता की, और इसी के कारण जो है हम देखते हैं कि शाहजहां ने 1632 में उसके व्यापारिक केंद्र को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया, हुगली से इनको भगा दिया। 1628 में एक छोटी सी घटना के कारण, मैंने कहा था जो जहांगीर के टाइम से कॉन्फ्लिक्ट सिख और मुगलों के बीच में शुरू होगा, वो अब अनवरत चलते जाएगा। और बेवकूफ़ी जो है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहीं ना कहीं से मुगलों की यहाँ पर रही। अब ये क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, इनका क्या था, शाहजहां का एक बाज था, वो उड़कर कहाँ चला गया? गुरु हरगोविंद सिंह के खेमे में चला गया। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, मेरा बाज जो है आप दे दीजिए। गुरुजी ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। और दूसरी बात ये थी, सॉरी, इनके टाइम पे ही हुआ था। दूसरी बात ये थी कि गुरु जो थे, वह श्री गोविंद नाम से एक नगर बसाना चाहते थे। इस पर मुगलों ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी, और इसको लेके भी विरोध चल रहा था। तो ये लड़ाई झगड़ा जो है चलना शुरू हो गया था। शाहजहां के शासनकाल के चौथे और 5वें वर्ष में हम देखते हैं दक्कन और गुजरात में एक भीषण अकाल आया था। ऐसा लगता था कि गुजरात जो है वीरान हो गया है। इसका वर्णन किसने किया है? पीटर मुंडी ने किया है, जो कि अंग्रेज व्यापारी था। दक्षिण भारत के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसने आक्रमण अहमदनगर पर किया और 33 में उसे जीत लिया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह भी भयभीत होकर 36 तक जो है मुगलों के से संधि कर लिया। और इसी गोलकुंडा से हम देखते हैं,
इसी गोलकुंडा से जो है मीर जुमला को क्या होता है, मीर जुमला जो है शाहजहां को कोहिनूर हीरा देता है, गोलकुंडा के खानों से ही निकला होता है तो वो उसे देता है। जहांगीर के समय में 1622 में कंधार पर मुगलों के अधिकार, कंधार जो था मुगलों के अधिकार से एक बार निकल गया था, लेकिन शाहजहां ने प्रयास किया, कूटनीतिक इसका प्रयास सफल हुआ, तो एक बार इसने उसको कंधार पर फिर अधिकार कर लिया। लेकिन हम देखते हैं बाद में क्या होता है स्टूडेंट, 1648 और 49 में यह किला मुगलों से फिर से छिन जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं मुगल बादशाह जो है पुनः कभी इस पर अधिकार नहीं कर पाते हैं, यानी जो कंधार था वो फाइनली मुगलों के अधिकार से चला जाता है शाहजहां के टाइम पे ही। अब जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है वो है उत्तराधिकार का युद्ध। क्या हुआ कि 6 सितंबर 1657 को शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके जितने बच्चे थे, 4 बेटे थे ना, चारों बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। उनको लगा कि अब्बा हुजूर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया अभी से। लेकिन इसके बाद भी अब्बा हुजूर जो है काफी दिन जीते हैं, यानी कि शाहजहां जो है काफी लंबे समय तक फिर भी जीता है। तो हम देखते हैं भयंकर युद्ध हुआ और इसमें उसकी जो पुत्रियां थी वह भी किसी न किसी का साथ दे रही थी, जैसा कि मैंने बताया। जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया और गौहर आरा ने मुराद का पक्ष लिया। बादशाह को के जीवित होते हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया यह पहला युद्ध था और भीषण युद्ध था अगर हम विद्रोह को अलग कर दे तो, और कई चरणों में इस युद्ध को लड़ा गया स्टूडेंट। सबसे पहले शाह शुजा ने शुरुआत की स्टूडेंट, यह जो है बंगाल में, और मुराद ने गुजरात में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मुराद कहाँ था, गुजरात में। इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब जो था वो चुपचाप बैठ करके शांति से देख रहा था कि भाई सब क्या कर रहे हैं, और उसने कूटनीतिक कारणों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। कहा कि पहले तुम ही लोग भिड़ लो, फिर हम बाद में समझेंगे। उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत जो है शाह शुजा और शाही सेना के बीच होती है। बनारस से 5 किलोमीटर दूर बहादुरपुर के युद्ध से होती है, जिसमें शाह शुजा जो है हार कर पूर्व की ओर भाग जाता है स्टूडेंट। हम देखते हैं उज्जैन से 14 मील की दूरी पर कौन सा है, धर्मत नामक एक स्थान है, और यहां पर हम देखते हैं औरंगजेब और मुराद बख्श की जो सम्मिलित सेना थी वह जो है मुराद और औरंगजेब ने हाथ मिला लिया और इनकी सम्मिलित सेनाओं ने जसवंत सिंह और कासिम खान जो कि शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इनसे इनका मुकाबला हुआ, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें शाही सेना क्या हुई थी, हार गई थी। यह बात है 1658 की, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, एक तो आपने देख लिया बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा देख लिया धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद साथ में है। और इसके बाद हम देखते हैं शाही सेना का जो है फिर से एक बार और औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना से जो मुकाबला है वह होता है 29 मई 1658 को सामूगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में दारा और भारत के भाग्य का फैसला कर दिया था। यह उत्तराधिकार के युद्ध में शाही तोपखानों के साथ होने वाला युद्ध था। सामूगढ़ के युद्ध में दारा को पराजय देखना पड़ा और माना जाता है कि इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि जो शाही सेना में कई लोग थे वह कहीं ना कहीं औरंगजेब के साइड थे, और खासकर जो कट्टरवादी तत्व थे जिन्हें दारा अति लिबरल दिखता था, अति उदारवादी दिखता था, और उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, उन्होंने जो है दारा का कभी भी खुल के साथ नहीं दिया। विजय होने के बाद जो औरंगजेब मुराद के साथ लड़ा था उसी ने षड्यंत्र किया और मुराद को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी। तो एक तरह से औरंगजेब जो है मुराद को साइड लगा देता है। अब हम देखते हैं औरंगजेब, अब सूजा जो भाग गया था, औरंगजेब और सूजा के बीच भी युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के निकट खंजवा नामक स्थान पर होता है स्टूडेंट, जिसमें पराजित होकर शाह शुजा जो है आराकान भाग गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो अब शाह शुजा नहीं रहा, मुराद नहीं रहा, और दारा भी किस में हार चुका है, सामूगढ़ के युद्ध में हार चुका है। फाइनल एक युद्ध होता है औरंगजेब और दारा के बीच में, और यह लड़ाई होती है अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट देवराई नामक
घाटी में होता है, जिसमें दारा अंतिम रूप से क्या हो जाता है स्टूडेंट, पराजित हो जाता है। दारा को मृत्युदंड न्यायाधीशों के कोर्ट द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसने जो है बहुत ही क्या किए हैं, इस्लाम विरोधी कार्य किए हैं। तो इसीलिए इसे जो है इसके व्यवहार, इसके आचरण के लिए जो है इसको पनिशमेंट दी जाती है और कहा जाता है कि इसे पूरे दिल्ली में जो है गधे पे बैठा करके घुमाया गया। बाद में दारा शिकोह को जो है मार दिया गया और इसके मारने का बहुत ही मार्मिक और बहुत ही इस तरह का वर्णन जो है पीटर मुन उस समय जो है बर्नियर आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि विशाल भीड़ एकत्रित थी और मैंने हर जगह लोगों को रोते बिखरते पाया और दारा का जो किस्मत था उस पर शोक प्रकट करते हुए देखा। क्योंकि दारा शिकोह जो है, मैं भी मानती हूँ कि दारा शिकोह जो है अकबर के बाद अगर एम्परर बनता इस टाइम पर, जो ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है शाहजहां के बेटों के बीच में, तो शायद इतिहास मुगल एम्पायर को कुछ और ही तरीके से और ही बेहतर तरीके से याद करता। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दारा शिकोह मारा गया। दारा शिकोह बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान और सभी धर्मों का जो है आदर करने वाला इंसान था और इसने तो कई सारी चीजें भी की थी जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी स्टूडेंट। अब हम बात करें इसकी धार्मिक नीति की, तो हम देखते हैं स्टूडेंट इसकी जो धार्मिक नीति है वह जैसे अकबर और जहांगीर की थी उस तरह की शुरुआत में नहीं थी। शुरुआत में जो है हम देखते हैं इसकी धार्मिक नीति जो थी, इसने इस्लाम का बहुत ज़्यादा पक्ष लिया था। लेकिन बाद में जब यह इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे जहां आरा, दारा शिकोह, तो उनका प्रभाव इसके व्यक्तित्व पर बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से ये कुछ लिबरल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अपने जीवन के अंतिम समय में ज़्यादा लिबरल होता है, उससे पहले थोड़ा सा क्या था, ऑर्थोडॉक्स ही था। हम बात करें शाहजहां के बारे में, तो इसने झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदुओं राजाओं के माथा पर तिलक लगाने की जो प्रथा थी उसको जारी रखा और शाहजहां ने अहमदनगर के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत भी कराई। इसके अलावा गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ और पंडित जगन्नाथ जो थे वह उसके राजकवि थे। इसके अतिरिक्त चिंतामणि की कविंद्र चंद्र राय और सुंदरदास, इनके हिंदू लेखक भी उसके दरबार में रहते थे। तो आपने आज जान लिया है शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में और दारा शिकोह के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया नहीं। अगर दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह का जन्म जो है स्टूडेंट 1615 में होता है। सुन लीजिए आप लोग क्या है। और माना जाता है कि दारा शिकोह पर या सूफी परंपरा जो है, उस सूफी परंपरा को कादरी परंपरा कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव था स्टूडेंट। और लेन पूल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने तो इसे लघु अकबर तक कहा है। इन्होंने कहा है कि ये एक अकबर का लगभग छोटा रूप या मतलब उसके बाद ये अकबर जैसा ही था, लेन पूल ने कहा है। इसने भगवत गीता और योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किया और इसने वेदों का संकलन कर बोला कि ये एक ईश्वरीय कृति है स्टूडेंट। इसके अलावा इसने एक मौलिक पुस्तक मजमूल बहरीन की रचना की। इसका मतलब क्या होता है मजमूल बहरीन का? इसका मतलब होता है स्टूडेंट दो समुद्रों का संगम, है ना। और इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को इसमें बताया उसने कि जो हिंदू या फिर इस्लाम धर्म है, दो अलग अलग दिशाओं से भले आ रहे हैं लेकिन सबका जो है तरीका एक ही है, सब एक ही ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं। और इसने जो है काशी यानी बनारस के कुछ पंडित थे, उनसे बातचीत की और उस बातचीत के बाद जो है इसने 52 उपनिषद और सिर अकबर नाम से इसने 52 उपनिषदों का सिर अकबर फारसी नाम से जो है अनुवाद भी किया था। तो सिर अकबर अकबर, इसका अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने किया। यह क्या था? 52 उपनिषद का फारसी अनुवाद था। तो यह भी दारा शिकोह ने किया।
तो ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल था ये। दारा शिकोह जो है सफीनातुल औलिया, सकीनातुल औलिया, हाँ, हसीनातुल आरिफीन, कई सारी चीज़ें जो है इसने लिखी। तो बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और शायद कुछ इतिहास और बेहतर हो सकता था मुगलों का अगर दारा शिकोह शासक बनता। खैर, जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। और हम देखते हैं इस तरह से आपका आप लोगों की आज की क्लास ख़त्म होती है। और मुझे उम्मीद है मेरी मेहनत जो है आप लोग को पसंद आई होगी। मुग़ल एम्पायर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने स्थापत्य कला में क्या प्रयोग किया, या फिर सेना के संदर्भ में अलग अलग शासकों ने क्या प्रयोग किया, या फिर हम देखते हैं किताबों के संदर्भ में। तो इन सब की भी क्लास होगी, परेशान बिल्कुल ना हो, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। मगर जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक रूपरेखा देने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास होगी औरंगज़ेब पर, और औरंगज़ेब के बाद हम लोग लगभग समझिए मुगल इंडिया लगभग ख़त्म कर चुके होंगे। तो हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।